नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। नारी शक्ति वंदन विषय पर चर्चा के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय सत्र का आयोजन किया गया। चर्चा के बीच विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के कुछ विधायक विरोध स्वरूप ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर विधानसभा जा रहे थे। पुलिस और विधायक के बीच में जमकर बहस भी हुई और धक्का मुक्की तक की स्थिति बन गई। बाद में विधायक सदन में गेहूं का गट्ठा लेकर चले गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में शासकीय संकल्प पेश किया। सत्ता पक्ष ने कहा कि सदन में बिल गिरने से देश की महिलाओं को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस और विपक्ष ने उनकी उम्मीदों को तोड़ा है। वहीं विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। हंगामे के बीच देखा हमने किस तरह से विपक्ष ने विधानसभा से वॉकआउट भी कर दिया और सदन में नारी शक्ति वंदन पर क्यों संग्राम हुआ, इसी पर करेंगे चर्चा। इससे पहले सुनवाते हैं आपको पक्ष विपक्ष ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। जी की मंशा और अभिलाषा इस देश की आधी आबादी को उनके राजनीतिक अधिकार देने की थी। लंबे समय से, लगभग 3 दशकों से ये चर्चा चल रही थी कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन कभी ठोस प्रयास नहीं हुए। प्रधानमंत्री जी ने अपने पवित्र प्रयासों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को दोनों सदनों में पास किया और उसे लागू करने की दिशा में जब विशेष सत्र संसद का 3 दिवसीय बुलाया गया था, तो किस प्रकार से कांग्रेस और विरोधी दलों ने उसका विरोध किया। उस विरोध के कारण वो लागू होने वाला संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया। आज इस विशेष सत्र में हम सब मिलकर ये संकल्प पारित करेंगे कि जल्द से जल्द इस देश की लोकसभा और विधानसभाओं में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करके आरक्षण लागू किया जाए और महिलाओं को उनके राजनीतिक अधिकार दिए जाए। जिस तरह की विपक्ष की सरकार ने इस बिल को पास नहीं होने दिया, आज सदन में आवाज़ गूंजेगी कि उन्होंने जो इस कृत्य को किया है, किस तरह उसको महिलाएं ले रही हैं, किस तरह हमारे देश में किस तरह, प्रदेश में किस तरह का मैसेज गया है। उस आवाज़ को आज हम सब उस विषय को रखने वाले हैं। निश्चित तौर पर वो देखते ही बनेगा और ये आवाज़ परिणाम में परिणत होगी। हम देश की आधी आबादी को सशक्त करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल्कुल 121वां संशोधन विधेयक जो जिसको अपन को पास करना है, कांग्रेस और उनके अलायंस दलों ने इस पर नाराजगी और विरोध जताकर न तो इसका मजाक उड़ाया है, बल्कि इतिहास में इस बात को उन्होंने अमर कर दिया है कि कोई अगर इस देश में किसी प्रकार का जो दल है जो नारी के खिलाफ है, जो महिला शक्ति के खिलाफ है, उनके अधिकारों के खिलाफ है, वो कांग्रेस और उनके महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाहता। क्योंकि अगर विपक्ष की मंशा महिलाओं को आरक्षण देने की होती तो ये जो बिल माननीय मोदी जी लेके आए थे, जिसमें उतनी सीटें हम बढ़ाने वाले थे, जिसमें महिलाओं को जो 33% आरक्षण मिल जाए, उसका विरोध करके कांग्रेस ने सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस महिला विरोधी है, कांग्रेस महिलाओं का भला नहीं चाहती। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये मातृ शक्ति जो है कांग्रेस को सबक सिखाने का भी काम करेगी और आने वाले समय में पूरे देश से कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने वाला है। ये हाथ ना पहले 2.5 किलो का था, लेकिन जनता ने इसको 2.5 किलो का कर दिया है। तो इसका हम जनता ने ही बनाया है, इसको तो जनता के काम ही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो इसलिए आज हम महिलाओं के अपनी सशक्तिकरण के लिए ये हाथ उठेंगे आज दोनों। हमारा जो प्रस्ताव है जो केंद्र को भेजना है कि आज की वर्तमान सीटों पर विधानसभा लोकसभा में तत्काल आप आरक्षण दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रस्ताव लाई है कि आरक्षण देने को लेके, उसमें स्पष्ट लिखा है कि परिसीमन के बाद। तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सशक्त नहीं करना चाहती। महिला आरक्षण में वॉकआउट जो हुआ है, हम लोग एक अशासकीय संकल्प लाए थे। ये महिला आरक्षण चाहते हैं परिसीमन के बाद। हमारा सीधा कहना है कि परिसीमन कब होगा कब नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन अभी वर्तमान उसमें कर दीजिए आरक्षण। आरक्षण बिल्कुल नहीं देना चाहती, सिर्फ ढोंग रच रही है। ये परिसीमन का जो पुछल्ला लगा दिया है, भाई आरक्षण तो 2023 में महिलाओं के लिए पास हो चुका, उसके बाद अब क्या दिक्कत है। तो राजनीतिक बयान आपने सुन लिए, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस से स्वराज सिंह बघेल जी जुड़े हैं। स्वराज जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में बीजेपी से स्वाति गौरव चोपड़ा जी जुड़ी हैं। स्वाति जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में
वरिष्ठ अधिवक्ता सपना चौधरी जी जुड़ी हैं। सपना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्वाति जी, आप ही के पास में आते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यदि आपको महिला आरक्षण लागू करना था तो सीटों की संख्या बढ़ाने की क्या आवश्यकता है, परिसीमन करने की क्या आवश्यकता है? जो मौजूदा सीट है उसी में सीटों की संख्या बढ़ा देते। 2023 में जब बिल पारित हुआ था तो इसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ था कि परिसीमन और जनगणना के बाद ही जो है ये लागू होगा। तब इन्होंने बिल क्यों पास कर दिया? 2023 में इन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई? और जब 2023 की जो शर्तें हैं, जब अधिनियम बना था, उनका पालन करना संवैधानिक प्रक्रिया है और संवैधानिक प्रक्रिया जो है वो बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी और सरकार साथ में कर रही है, अच्छे से उसका पालन। मैं आपको एक बहुत बड़ा विषय बताना चाहूंगी। ये बार बार जो झूठ बोल रहे हैं कि नई शर्तें लागू हो गई, नई तो कोई शर्त लागू हुई नहीं है इसके अंदर। इनफैक्ट अगर हम वेट करते हैं कि परिसीमन जो है नई जनगणना के बाद ही परिसीमन हो सकता है, तो लगभग इसमें बहुत सारा टाइम जा सकता है। 2034 के चुनाव तक भी शायद लागू ना हो पाए। और बहुत पवित्र मंशा थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, और उस दिशा में काम करते हुए चूंकि 2001 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से परिसीमन पे जो है स्थिरता लगी हुई थी, फ्रीज किया हुआ था। तो जब 2026 में 2001 से 25 वर्ष हम काउंट करें तो 2026 में परिसीमन पे जो स्थिरता है वो खुली है। तो अब हम जो परिसीमन कर सकते हैं। जनगणना हमारे पास लेटेस्ट डेटा उपलब्ध है, 2011 के भी उपलब्ध है। स्वाति जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि परिसीमन का इंतजार ही क्यों करना है? जो मौजूदा सीट है उसी में आप लागू कर दीजिए। 23 में बिल क्यों पारित किया इन्होंने? तब क्यों नहीं बोला? तब क्यों झूठ बोल गए? तब क्यों हाँ में हाँ मिला ली? और तब अचानक से इनको क्या हो गया? ठीक है, स्वराज जी जवाब दीजिए। 23 में साथ दिया तो 26 में विरोध क्यों? जी, 23 में जो बिल इन्होंने प्रस्तुत किया था उसमें इन्होंने कहा था कि नए परिसीमन के बाद और नए सेंसस के माध्यम से नया परिसीमन होगा और नए परिसीमन के माध्यम से सीटें तय होंगी, जो कि उस समय अगर आप सुनेंगे तो एक लॉजिकल बात लग रही थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसा देखा गया कि इन्होंने उसको नोटिफाई तक नहीं किया। आप अगर ध्यान देंगे तो वो बिल 2023 वाला अभी जाके नोटिफाई किया गया है, और फिर उसमें साथ ही साथ अब सेंसस पहले जो 2026 के बाद का सेंसस इन्होंने लिखा था, अब उसको चेंज करके 2011 ले आए हैं। तो मैं इन लोगों से ये बात पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी वालों से, कि यदि आप 2011 के सेंसस पे आज की डेट में देना चाहते हैं, जो कि एक वैसे भी आउटडेटेड सेंसस हो गया है, तो उसकी जगह जो मौजूदा सीटें हैं 543 उसी पे दे दीजिए, जैसा कि कांग्रेस पार्टी कह रही है। हम इसके विरोध में खड़े होते तो भारतीय जनता पार्टी हम पे किसी भी प्रकार का हमला बोल सकती थी, लेकिन हम तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि और भी किसी चीज के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप आज ही करिए। 1970 से हम देख रहे हैं कि जो सीटें हैं वो फ्रीज है, सीटों की संख्या बढ़ ही नहीं है, आबादी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अगर सीटों की संख्या बढ़ रही है, महिलाओं को उनका हक भी मिल रहा है, तो क्या आपत्ति है? देखिए, दो चीजें हैं। जो मेन पूरे ओवरऑल इंडिया की जो सीटें हैं वो 1971 के सेंसस के माध्यम से फ्रीज की गई। क्यों फ्रीज की गई उस पे भी मैं आता हूं, लेकिन अंदर जो इंटरनल डिवीजन ऑफ सीट है वो 2001 का सेंसस आज भी फॉलो करता है। नंबर 1, 1971 में इसीलिए सीटें फ्रीज की गई क्योंकि उस समय जो हमारे दक्षिण के स्टेट हैं, जिसमें आप ले लीजिए केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना, उस समय तेलंगाना नहीं हुआ करता था, आंध्र प्रदेश, संयुक्त आंध्र प्रदेश था। इन सबको इस बात की चिंता है कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को लगाया और अपनी पॉपुलेशन को काबू किया, जहां की उनका यह कहना है कि जो नॉर्थ के स्टेट हैं उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को काबू नहीं किया। तो इस वजह से नेचुरली एक डिस्टिंक्शन पैदा हो जाता है, नॉर्थ को पॉपुलेशन के माध्यम से ज्यादा सीटें मिल जाती हैं और साउथ की सीटें कम रह जाती हैं। तो उनका रिप्रेजेंटेशन की बात है, वो इसमें आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उजागर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे साथ सामान्य तरीके से ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, हमको कम सीटें क्यों दी जा रही हैं। ठीक है, सपना चौधरी जी के पास में चलते हैं। सपना चौधरी जी, आपसे मेरा 2 सवाल है। पहला ये कि जैसा कई बार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि नेशनल इश्यूज पे आप मध्य प्रदेश की विधानसभा में क्यों चर्चा कर रहे हैं, तो क्या चर्चा किया जाना चाहिए, वैधिक है? दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि जो बात यहां पर में स्वराज जी कह रहे हैं
कि लगातार जिस तरह से हम विपक्ष को भी सुन रहे हैं, उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि आप स्टेट्स के साथ में भेदभाव कर देंगे, और खासतौर पे साउथ को लेकर ये कहा जाता है कि उनकी आबादी उन्होंने कंट्रोल करके रखी तो उनके साथ में भेदभाव हो जाएगा। जबकि केंद्रीय मंत्री ये कह रहे थे, हमने सुना था केंद्रीय मंत्री जब बयान दे रहे थे, खासतौर पर अमित शाह, तो उन्होंने बाकायदा कहा था, इसके अलावा जितने भी मंत्रियों ने जवाब दिया सबने एक बात कहा था, उन्होंने कहा था कि हम आपको लिखित में आश्वासन दे सकते हैं कि सभी राज्यों में 50% सीटें बढ़ा दी जाएगी। तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि भेदभाव वाला नैरेटिव सही है? पहले तो मेरा ये कहना है कि कोई भी प्रश्न उठता है, आज ऑल ओवर इंडिया में ये आरक्षण की बिल की बात की जा रही है, तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि केंद्र से रिलेटेड मामला है तो सिर्फ केंद्र से रिलेटेड लोग ही इस पे डिस्कशन करेंगे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में आरक्षण बिल की बात कही जा रही है, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लोकसभा में सब जगह आरक्षण को लागू किया जाएगा। तो ये सबका अधिकार है कि उस चीज पे वो चर्चा करे। इसलिए आपका जो पहला सवाल है वो मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश में भी इसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक समाधान नहीं निकलेगा। दूसरा का ये कहना है कि जैसे उन्होंने कहा है कि सीट बढ़ी है, साउथ की तरफ से आया है, ऐसा आया है 50% सीट जो है वो बढ़ा दी जाएगी। तो अगर ये 50% सीट बढ़ा भी दी जाती है, और जैसे अभी मेरे पूर्व के वक्ता ने ये कहा था कि हम परिसीमन का वेट कर रहे हैं, तो मेरा ये कहना है आरक्षण बिल सितंबर 2023 में डिसाइड हो चुका है। ठीक है। जब वो डिसाइड हो चुका है, उसी समय परिसीमन के बारे में हमने क्यों नहीं सोचा? हम परिसीमन का क्यों वेट कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात ऐसा तो नहीं कि हम महिलाओं के लिए जो सीट दे रहे हैं उसके एवज में हम परिसीमन के माध्यम से अपनी सीट बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हमारे जो फ्लो के लोग हैं वो बिल्कुल वहां पे एग्जैक्ट वैसा रहे, महिलाओं के कारण हमारी सीटों में कटौती ना हो। क्या ये मुद्दा तो नहीं है जिस कारण से आप परिसीमन का वेट कर रहे हैं? ठीक है। हमारे सहयोगी मनोज राठौड़ भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनोज जी के पास में चलते हैं। और मनोज जी देखिए, चूंकि अब विशेष सत्र था और पहले से ये माना जा रहा था कि सियासत खूब होगी, और बार बार अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण का तो विरोध कर ही नहीं रहे हैं, हम तो हमेशा से परिसीमन का विरोध कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन की कार्रवाई के दौरान जो है पेश किया, और इस पर चर्चा भी शुरू हो गई। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा हुआ था कि वो अशासकीय संकल्प लेकर आया है, उस पर भी सदन के अंदर चर्चा कराया जाना चाहिए। लेकिन तमाम नियम और प्रावधान बताने के बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष ने इस अशासकीय संकल्प को, जो कि विपक्ष के द्वारा पेश किया गया था, उसको अस्वीकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष के कुछ सदस्यों के द्वारा इस जो संकल्प है शासकीय, उस पर संशोधन की सूचनाएं लगाई थी, उन सूचनाओं को जो है इस चर्चा में शामिल किया गया। तो ऐसे में दोनों ही तरफ से जो है वो आरक्षण देने की बात रोहित की जा रही है। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा है कि लोकसभा की जो मौजूदा संख्या है उसी आधार पे जो है आरक्षण को लागू किया जाए। लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि उससे जो आरक्षण का जो परसेंटेज है वो संख्या बल के हिसाब से महिलाओं को जो नेतृत्व मिलेगा, जो राजनीतिक अधिकार मिलेगा, वो कम मिलेगा। यदि सीटें परिसीमन के बाद 800 के लगभग पहुंचती है तो उससे 33% आरक्षण के हिसाब से बढ़ा हुआ एक परसेंटेज, और कई जो संख्या है वो ज्यादा होगी, और लोकसभा और विधानसभा में उनको जो है ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो इस बात को लेकर जो है सदन के अंदर लगातार सत्ता पक्ष संकल्प जो शासकीय है उस पर अपना पक्ष रख रहा है, उसके समर्थन में बात कर रहा है, और विपक्ष जो है उसके खिलाफ बात कर रहा है, और आरक्षण देने की बात उसके द्वारा भी की जा रही है। लेकिन लोकसभा की सीटों को लेके, परिसीमन को लेके जरूर यहाँ पर सत्ता और विपक्ष के बीच में विवाद की स्थिति कई बार बनी है। यही कारण है कि वॉकआउट भी विपक्ष के द्वारा किए गए। लगातार गेमा गेमी के बीच में जो है ये शासकीय संकल्प जो पेश किया गया है महिला आरक्षण और परिसीमन लागू करने को लेकर, उस पर जो है चर्चा लगातार जारी है। ठीक है, तो दोनों दलों की तरफ से अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं और सियासत भी खूब हो रही। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। स्वाति जी वापस आपके पास में आता हूं, और जो बात स्वराज जी और साथ ही आपके सपना जी भी आपसे पूछ रही थी वो ये कि जब 2023 में बिल लाया गया था तभी क्यों नहीं ये प्रावधान रख दिया गया था कि जो 2011 की जनगणना है उसी के आधार पर दे दिया जाए, या फिर क्यों नहीं परिसीमन की बात तभी की गई थी? अब जब एक बार आपने उसे लाया, उस पर वोटिंग भी हो गई, बिल बन भी गया, उसके बाद अब 2026 में दोबारा से आप परिसीमन लेकर क्यों आना चाहती हैं? क्लियर था तब भी कि परिसीमन जो होगा उसके बाद लागू होगा। तब इन्होंने मुझे लगता है कि अगर साथ दिया है तो इनको आज भी साथ देना था,
इस प्रकार से एक तरह से विश्वासघात 70 करोड़ महिलाओं के साथ कांग्रेस ने किया है। स्वाति जी, लेकिन ये तो अभी भी कह रहे हैं ना कि आप फिर नई जनगणना करवाइए, नए परिसीमन के आधार पर, फिर उसके बाद में आप सीटों की संख्या बढ़ाइए। जवाब देना चाह रही हूँ आपको कि परिसीमन जनगणना के बाद होता है, ये हम सब जानते हैं। अभी जनगणना परिसीमन में अगले 5-7 साल लग सकते हैं, और हम जो चाहते हैं, पार्टी की नेक नियत थी कि तत्काल प्रभाव से आरक्षण बिल लागू हो जाए। 54 करोड़ जनसंख्या थी 1971 में, जब 543 क्या 2023 में ऐसा नहीं सोचा था क्या कि 2029 से ही महिलाओं को आरक्षण मिल जाए? इसके लिए कोई खास प्रावधान करना चाहिए? वही बता रही हूँ कि अब जब ये जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उनका पालन करना पड़ेगा। आप सोचिए, इनको ये बात तो चलेगी कि 1971 की जो लेकिन 2023 में भी तो आपको मालूम होगा ना कि आप जनगणना कब करवाने वाली है, उसमें कितना समय लगेगा, परिसीमन करवाने में कितना समय लगेगा। ऐसे में 2029 का चुनाव निकल जाएगा। तो यदि आपकी मंशा तब भी यही थी कि 2029 में महिलाओं को आरक्षण मिल जाए, तो तब भी तो इसको लेकर सोचना चाहिए था। आज भी हम परिसीमन कराने को राजी हैं, पर जनगणना अगर डेटा 1971 की जगह अगर हम 2011 का यूज करेंगे तो संवैधानिक प्रक्रिया भी यही कहती है कि लेटेस्ट आंकड़े यूज करने चाहिए। 54 करोड़ जनसंख्या के ऊपर जब 543 सीटें थी, आज की परिप्रेक्ष्य में 140 करोड़ लोग हैं हम, तो 140 करोड़ लोगों के लिए जो जनगणना है, जो हमारे पास 1971 के बाद जो नया डेटा उपलब्ध है 2011 का, तो क्यों ना 2011 का डेटा जब उपलब्ध है तो उस पर ठीक है। स्वराज जी जवाब दीजिए, 2011 का डेटा का इस्तेमाल सरकार करना चाहती है तो आपत्ति क्यों है? सुमित जी, बिल्कुल क्लियर है। जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं वो इस बात का जवाब नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि इस बात का जवाब उनके पास नहीं है, मेरे पास है। 2023 में जब ये बिल लाया गया तो इसके लागू होने के पीछे इतना बड़ा प्रोसीजर रखा गया क्योंकि वो सिर्फ एक जुमला था 2024 में महिलाओं के वोट सिक्योर करने के लिए। और आज की डेट में जब ये बिल लाया जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि जिस दौरान ये बिल प्रस्तुत हुआ है, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु का चुनाव उस समय पेंडिंग था। और सीधी बात यह है कि ये दोनों स्टेट ऐसे हैं जहां पे महिला काफी सशक्त है, काफी पढ़ी लिखी हैं, और एक छोटा सा मुद्दा अगर इस तरीके का देश में संसद में एक छोटी सी गेंद फेंकी जाए तो वो हमारे फेवर में हो सकती है। क्लियर कट बात यह है। सुमित जी, इसके आगे मैं इस डिबेट को अब थोड़ा सा बढ़ा, रोहित, सुमित दूसरे चैनल पे हैं, मैं रोहित, सॉरी रोहित जी, मैं इस बात को थोड़ा सा आगे एक बढ़ा के एक दूसरी बात भी आगे लाना चाहूंगा कि ये कहां से ये 33% कोई सैक्रोसैंक्ट एंटिटी है, कि ये कहां से इन्होंने पैदा करी, कि इसमें कोई इन्होंने बहुत बड़ा एनालिसिस किया। 33% की पहली बात तो ये कहां से आई? महिला जब 50% है देश में, 50% है, आधी आबादी है, तो 50% क्यों नहीं? नंबर 1। दूसरी चीज 850, ये कहते हैं कि हम 50% सीटें हर राज्य में बढ़ा देंगे तो उससे 850। भाई, आप केंद्र सरकार में बैठे हैं, आप संसद के सामने एक बिल ला रहे हैं, आपको उस बिल की एक एक पॉइंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप 850 के फिगर के साथ कहां से आए। वेयर डिड यू गेट द फिगर ऑफ 850? वेयर डिड यू गेट द फिगर ऑफ 33%? अब इसमें ये लोग ये कहते हैं कि 33% तो साहब कांग्रेस ने दिया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में। तो आप ध्यान दें शब्दावली पे, उसमें लिखा गया था एटलीस्ट 33%। और आज की डेट में आप देखेंगे तो कई स्टेटों ने, जैसे ओडिशा, वहां पे महिलाओं को 3rd टियर ऑफ गवर्नेंस में 50% कोटा दिया है। तो इन्होंने 33% की कहां से ये सीलिंग कहां से लाए, और 850 सीट की सीलिंग कहां से लाया? वेयर डिड दे गेट दिस? सपना जी, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले स्वाति जी, छोटा सा जवाब। 50% आबादी है तो 50% आरक्षण क्यों नहीं? सबसे पहले तो जिन्होंने खुद ने दशकों तक कुछ भी नहीं किया महिलाओं के लिए, ना आरक्षण बिल कभी लाया है, राज्यसभा में पारित होने के बाद लोकसभा तक भी ले जा नहीं पाए उस बिल को, तो मुझे बड़ा दुख है कि जिन लोगों ने कुछ भी नहीं करा महिलाओं के लिए, एक अच्छी योजना तक नहीं ला पाए 60 सालों में, महिलाओं को आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, शिक्षा के तौर पे, सामाजिक तौर पे बहुत पिछाड़ दिया और सिर्फ वोट बैंक जैसे यूज किया। वो ऐसी बातें करते हुए शोभा नहीं देते। ठीक है, सपना जी आपके पास मैं आता हूं। सपना जी, क्या ये राजनीतिक हथकंडे नहीं है कि 33% आरक्षण नहीं, 50% कीजिए फिर हम साथ देंगे, 2011 का जनगणना नहीं, 2027 का जो लेटेस्ट जनगणना होगा उसके आधार पे हम साथ देंगे। लेकिन इस सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर महिलाओं को उनका हक कैसे मिलेगा? अगर इस तरह से दलों के बीच में सहमति नहीं बन पाएगी तो फिर महिलाओं को हिस्सेदारी कैसे मिलेगी? तक ये राजनीतिक पार्टियां अपने दाव पेच खेलते रहेंगे तब तक तो ये मुश्किल ही है कि इस तरीके की चीज आएगी, क्योंकि इनका ये सोचना है क्लियर कट, इससे
स्थिति क्लियर होती है कि महिलाओं को जितनी सीटें जा रही हैं वो इनके जनरल पोस्ट पे जो परिसीमन के माध्यम से सीटें मिल जाए वो आ जाए, उसके बाद महिलाओं को वो सीटें दी जाए या करी जाए। अब मैं बार बार जो सुन रही हूँ, स्वाति जी ने कहा है, मेरे पूर्व के वक्ता ने कहा है कि 2011 का परिसीमन उस समय उन्होंने जनगणना की थी, उस आधार पे हम ये आगे की सोच रहे हैं और 5 साल का हमें समय लगता है। तो अगर आपको 5 साल का समय लगता भी है तो 2011 से लेके अभी तक आप क्या कर रहे थे? 2011 से लेके 2023 में लेके अभी तक आप क्या कर रहे थे? आज 5 साल का भी समय लगता है। अगर 2023 में अगर बिल पास हुआ है उस समय भी आप इसको अगर जनगणना के जो स्ट्रक्चर है, जो भी डिटेल्स हैं आनी चाहिए, ये सब आप इस पे काम करते तो 5 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो जाता, तो नेक्स्ट इलेक्शन आने के टाइम तक ये सारी चीजें हो सकती थी। ठीक है स्वरा जी, छोटा सा उसके बाद में फिर स्वाति जी के पास में जाते हैं। जो कर रहे हैं या जो बोले तो करेंगे, इनका ये कहना है कि हम क्या कर रहे थे। पहली बात तो आप ध्यान दीजिए कि कांग्रेस जब ये बिल लाई तो वो 2010 का समय था, 2009 में हमारी यूपीए 2 की सरकार बन चुकी थी। हम ठीक 1 साल पहले किसी लोकसभा चुनाव से ये बिल नहीं लाए। हम राजनीति नहीं करते हैं महिला के मुद्दे पे, हम उसको एक सिंसियर इशू की तरह ट्रीट करते हैं। और दूसरी बात, 2010 में हमारा बिल राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में डिफीट हो गया, उसके बाद दोबारा अपने ही टेन्योर में ऐसा बिल लाना और फिर अपने जो साथी दल हैं उनके बीच में एक घिसन पैदा करना, इससे कोई फायदा नहीं होता। इससे सिर्फ फ्रिक्शन पैदा होता है पार्टीज में और कोई मतलब का नहीं है। और देखिए क्लियर बात यह है कि मैं किसी भी तरीके से बीजेपी की प्रवक्ता को कोई नीचा नहीं दिखाना चाहता, वो एक महिला है और अपने सही बातें रख रही हैं। लेकिन मेरा एक कहना यह भी है कि अगर आप आरक्षण की बात कर रहे हैं महिला के लिए, तो आरक्षण कई जगह और भी संसद भवन में दिया जा सकता है। मेरे साथी लोग सब दोनों समझते होंगे इस बात को कि राज्यसभा में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं है। इसके अलावा माननीय प्रियंका गांधी जी ने इस डिबेट को थोड़ा और खोला है और बोला है कि महिला के लिए आरक्षण लाइए, उसके अंदर ओबीसी का भी आरक्षण लाइए, ओबीसी की महिला को भी दीजिए, राज्यसभा में भी आरक्षण दीजिए। तो आरक्षण को एक पीस मील करके सिर्फ चुनावी मुद्दे के लिए यूज मत करिए, उससे आप एक लार्जर चीज, एक एंड अचीव करिए कि लोगों को वाकई में सशक्त करने। ठीक है, मुझे मालूम है स्वाति जी आप जवाब देना चाहती हैं। सपना जी के पास में एक बार फिर से लौटता हूं। सपना जी, अब ये ओबीसी को लेकर भी यहां पर जिक्र बार बार किया जा रहा है कि जब महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है तो इसमें ओबीसी को क्यों नहीं दिया जा रहा। विपक्ष के कुछ नेताओं ने यह भी पूछा कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा। और लेकिन सरकार की तरफ से और केंद्रीय गृह मंत्री भी बार बार ये कह रहे थे कि अगर कोटा के अंदर भी आरक्षण देना है तो पहले आप महिलाओं को आने दीजिए, 33% महिलाएं चुनकर आ जाए, फिर वो आपस में तय कर ले कि इसके अंदर में और क्या क्या प्रावधान करने। कितना सही है तर्क सपना जी? मेरा इसमें कहना है, जब महिलाओं को हम बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो वहां हम कोई भी चीजें ये नहीं देख रहे कि महिलाएं एससी होनी चाहिए, एसटी होनी चाहिए, एसटी से होनी चाहिए, ओबीसी से होनी चाहिए। महिला सिर्फ महिला, एक जनरल कैटेगरी में महिला, जहां हम किसी भी चीज में उनको डाइवर्सिफाइड नहीं कर रहे। हम नहीं चाहते हैं कि वो इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में। पहले आए तो सही, महिलाओं से संबंधित 33% का बिल लेकर तो आए। आज वो बिल पता भी नहीं है अधर में कहाँ लटका हुआ है। लेकिन हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारे बार एसोसिएशन, जितनी इंडिया में बार एसोसिएशन है, उनके लिए बाकायदा हाईकोर्ट के माध्यम से लिखा है कि हमारी जो पर्सनल एक बॉडी बनती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उन सब में हमारे को 33% महिलाओं को आरक्षण देने के लिए कह दिया है और जो हर जगह लागू कर दिया गया है। और एक पोस्ट कोषाध्यक्ष की महिला के लिए रिजर्व कर दी गई है, जो हर शहर में दिया जा रहा है और उसी हिसाब से चुनाव हो रहे हैं। तो हमारी माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस चीज को फॉलो कर दिया है। आपके पास तो सारी चीजें हैं, आप जिस तरीके से आप लोग पॉलिटिकल वे में करते हैं ये सब चीजें, तो आप भी उस चीज को लागू होने दीजिए ना, महिलाओं को लाने दीजिए ना। एक इक्वलिटी की हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, स्वाति जी के पास में चलते हैं। स्वाति जी, जो सवाल स्वराज जी ने किए थे वो ये पूछा था कि 33% आरक्षण ही क्यों, और दूसरा सवाल वो ये पूछ रहे हैं कि यदि महिलाओं को आरक्षण दे रहे तो ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दे देते, लेकिन जातिगत जनगणना के आधार पर डेटा सामने ना, इसलिए आप 2011 का डेटा यूज कर रही है क्या? पहले भी कभी ओबीसी के हिसाब से आरक्षण नहीं हुआ, एससी एसटी कोटा था पहले, वो अभी भी रहेगा। बार बार यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी ने बोला है, ये बातों को झूठ बोल के उलझाते हैं। दूसरी बात, 33 तो नहीं है, क्योंकि अभी महिलाओं को धीरे धीरे करके नेता, अगर सांसद विधायक में विधानसभा में लाना है तो अभी अचानक से कोई वुमेन लीडर्स डेवलप नहीं हो जाएंगी, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी, बार बार एक तरह से निंदा का विषय है कि महिला आरक्षण को रोकने के बाद ये इतनी सी बात भी नहीं समझ पा रहे कि 1971 का अगर हम यूज करेंगे पर हम 2011 का लेकर यूज नहीं करेंगे। और इन्होंने अगर आरक्षण बिल में टेक्निकली
चीजों को सिर्फ पिन पॉइंट करके 70 करोड़ महिलाओं का हक अगर मारा है तो महिलाएं को कभी माफ नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग का वेस्ट करेगी। ठीक है स्वराज जी, आपकी पार्टी ने भी समय समय पर कोशिश ये की कि महिलाओं को उनका हक मिले, लेकिन यदि 2011 का डेटा यूज किया जा रहा है, यदि सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है, कम से कम महिलाओं को उनका हक तो मिल रहा है इसमें, लेकिन किंतु परंतु क्यों नहीं पूरी जितनी भी पार्टियां हैं सभी एक साथ आती है और महिलाओं को उनका हक दिलाती है, ताकि 2029 में जब चुनाव हो तो महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाए। ठीक है, आप 2011 का डेटा यूज करना चाहते हैं। 2011 का जो वो पहली बात तो वो सेंसस नहीं था, वो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस ऑफ 2011 था, जिसके डेटा 2014 तक सामने आए। हमें सेंसस से समस्या नहीं है, हमको जो समस्या है वो है कि ये 850 सीटों का आंकड़ा जो आप ला के साउथ के स्टेटों के साथ भी गलत कर रहे हैं, और ये एक आंकड़ा कहीं थिन एयर से प्रोड्यूस लगता है। ये आंकड़ा मुझे किसी भी तरीके से कोई जस्टिफिकेशन आज तक ना आपने गृह मंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से सुना, ना प्रधानमंत्री जी से सुना। कहां से 850 सीट आई है, इसका तो कोई जस्टिफिकेशन प्रोवाइड होना चाहिए। मैंने ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले भी पूछा था, लेकिन इस पे कोई जवाब नहीं आया बीजेपी की तरफ से। खैर एनीवे, ये जाने दीजिए। समय की कमी हो रही, 10 सेकंड में स्वाति जी कुछ जवाब देना चाहती हैं, छोटा सा। देखिए, कभी ये जात पात में बांट देते हैं कि मुसलमान महिलाओं को दीजिए, कभी ये हिंदू में बांट देते हैं, कभी साउथ नॉर्थ में बांट देते हैं। इनको ये समझना पड़ेगा कि एक देश और एक यूनिफॉर्मिटी से देश चलता है। कभी कहीं इनकी सीटें कम ना हो जाए तो उस डर से ये आरक्षण को रोक देंगे। ठीक है, समय हमें और चर्चा की इजाजत नहीं देता। फिलहाल बहुत शुक्रिया स्वराज जी आपका, साथ ही स्वाति जी आपका भी, और सपना जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा में भी महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा खूब गुंजा। दोनों ही दलों की तरफ से अपने अपने दावे किए गए, अपने अपने तथ्य प्रस्तुत किए गए, लेकिन इस सब में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर देश की आधी आबादी को उनका हक कब मिलेगा, क्योंकि दावे दोनों ही पार्टियां ये कर रही है कि वो चाहते तो हैं कि महिलाओं को उनका हक मिले, महिलाओं को आरक्षण मिले, लेकिन जिस तरह से पेंच फंसाया जा रहा है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर महिलाओं को उनका हक कब मिलेगा, कब महिलाओं को उनकी हिस्सेदारी मिलेगी, कब महिलाओं को हम देख पाएंगे कि 33% आरक्षण के साथ में वो संसद में, साथ ही इसके अलावा राज्यों की विधानसभा में पहुंचती हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।